मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आपको मालूम है, मैं हमेशा लगभग वास्तविक कुंडली का वीडियो बनाता हूं और वो कुंडली आप लोगों की है, किसी भी प्रकार से आई हो, चाहे मैंने देखी हो, कुंडली बनाई हो या लाइव प्रोग्राम में आई हो। उसमें जो अशुभ योग हैं उनके ऊपर या शुभ योग के ऊपर मैं इस 5-10 मिनट में जो कर सकता हूं आपका मार्गदर्शन करता हूं। मैं हमेशा आपसे आग्रह करता हूं कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में 2 शब्द लिख दें। जैसा भी हो सकता है मेरे से भी कोई कमी रह गई हो तो मेरा भी थोड़ा सा ज्ञान की वृद्धि होगी, तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा उत्साह बढ़ेगा। आज जो कुंडली आई है, मेरे पिछले लाइव प्रोग्राम में मैंने उसको जहां तक को टेलीफोन से भी मैं बातचीत किया, मैं कर लेता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का भला हो रहा है तो उसमें कोई बात नहीं है। मैं कभी भी किसी के टेलीफोन को डिनाई नहीं करता। बात हुई थी नीच ग्रह के ऊपर। उसका गुरु नीच राशि में है, द्वादश भाव में है और गुरु नीच राशि में हमेशा मकर राशि में होते हैं और मकर राशि के स्वामी शनि उसको देख भी रहे हैं, तो नीच भंग हो रहा है। तो नीच भंग की क्या क्या शर्तें हैं वो हम देखते हैं, फिर उसका निचोड़ निकलता है, क्या निकलता है। ये आपकी लगन कुंडली है। अगर कोई जातक जहां पर नीच नीच राशि में है तो उससे अपोजिट जो भी राशि होगी उस राशि उच्च राशि का होगा। जैसे सूर्य से ले लेते हैं, सूर्य तुला राशि में नीच का होगा तो मेष राशि में उच्च का होगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होगा तो वृषभ राशि में उच्च का होगा। इसी तरह से बुध भी है, बुध मीन राशि में नीच का होगा तो कन्या राशि में उच्च का होगा। इस तरह से हर 7वें में चलता रहता है। अगर यहां पर नीच का होगा तो इस स्थान में जो राशि आएगी उसमें उच्च का हो जाएगा। बात यह है। तो सामान्य तरह से उस नीच भंग के क्या हैं? जो ग्रह नीच राशि में है, यानी जैसे मैंने बताया कि आने वाली कुंडली में शुक्र नीच का हो सकता है, गुरु नीच का, कोई भी हो। आपकी कुंडली में जो ग्रह नीच राशि में है उस राशि का स्वामी, जिसमें वो नीच का है, उस राशि का स्वामी अगर लगन से या चंद्रमा से केंद्र में है तो वो नीच भंग हो जाता है। उसके साथ साथ जो ग्रह नीच राशि में है उसकी उच्च राशि का स्वामी अगर लगन से केंद्र में हो जाता है तो वो नीच भंग हो जाता है। जो ग्रह नीच राशि में है, कोई भी ग्रह हो, जैसे सूर्य अगर नीच राशि में तुला राशि में है और तुला राशि को शुक्र देख रहा है या तुला राशि में ही शुक्र है तो उसका भी नीच भंग हो जाता है। उसमें नीच का प्रभाव, भंग का मतलब उसका नीच का प्रभाव नहीं रहता है। जिस राशि में नीच ग्रह है, कोई भी ग्रह होने दो, जिस राशि में नीच ग्रह है उस ग्रह का नवासपति, नवास कुंडली में जिस में है, अगर वो भी जन्म लगन से या चंद्रमा से केंद्र में आ जाता तो नीच भंग हो जाता है। नीच ग्रह जिस राशि में है उस राशि का स्वामी स्व राशि में हो या उच्च राशि में हो, केंद्र में त्रिकोण में हो तो नीच भंग हो जाता है। मतलब उस राशि का स्वामी बलवान होना चाहिए, देखना चाहिए। आगे जो कुंडली आएगी उसमें मैं और आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। ये साधारण तो फार्मूले हैं। धन कारक अशुभ स्थिति में धन हानि से परेशान नीच ग्रह पर चर्चा। मैं नीच ग्रह पर आपको चर्चा बता दी कि हर एक ग्रह नीच राशि में अपनी अपनी नीच राशि में होता है तो उससे अपोजिट 7वीं राशि में उच्च का भी होता है। जातक का जन्म 19 दिसंबर 1985 शुक्ल पक्ष 8 उत्तर भाद्रपद नक्षत्र चरण 1 गुरुवार को सुबह 11:15 पर मेरठ में हुआ।
जन्म के समय पर कुंभ लगन उदय हुआ 10 डिग्री 37 मिनट है। द्वितीय भाव में मीन राशि में चंद्रमा 5 डिग्री 23 मिनट है। तृतीय भाव में राहु मेष राशि में 12 डिग्री 5 मिनट है। नवम भाव में मंगल 9 डिग्री 5 मिनट है और केतु 12 मिनट 5 मिनट है। दसम भाव में शुक्र 26 डिग्री लेकर के सूर्य से अस्त है, लेकिन क्या कितनी डिग्रियों का अंतर आ गया, 4 और 3 7 डिग्रियों का, थोड़ा सा प्रभाव देगा, मैं आगे बताऊंगा। अस्त है, पूरा प्रभाव नहीं देगा। बुध पंचमेश है और अष्टमेश है, 12 डिग्री लेकर के 22 मिनट है। बुध की मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में, पंचम के भाव के भी देगा और अष्टम के भी फल देगा। शनि लग्नेश है, 10 डिग्री लेकर के 6 मिनट पर है, तो शनि लग्नेश हो गया, दसम भाव में हो गया, तो अच्छा योग कारक है। कालपुरुष कुंडली के भी दसम भाव में मकर राशि है, शनि न्याय का देवता है। और एकादश भाव में धनु राशि में सूर्य 3 डिग्री 36 मिनट लेकर के है। द्वादश भाव में मकर राशि में गुरु 21 डिग्री लेकर के 28 मिनट है। यहां पर है चर्चा, चर्चा कहां पर है, ये है गुरु की चर्चा, इसी के ऊपर है जहां तक का हमारा बातचीत हुआ। गुरु यहां पर मकर राशि में है। दर्शकों, सबसे पहली बात, कुंभ लगन के लिए गुरु 2 ऐसे भावों का स्वामी बनता है जो वो दोनों भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन से? एकादश भाव में धनु राशि है, आमदनी का भाव है, और द्वितीय भाव में मीन राशि है, धन का भाव है। ये धनु यानी कुंभ लगन वालों के लिए एक वरदान है। अगर गुरु की अच्छी स्थिति हो तो धन के मामले में उसको ऊंचा उठा देगा। लेकिन मैं हमेशा बताता हूं कि हमारी जो कुंडली बनती है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनती है। भगवान उसी टाइम पर पैदा करता है, हम भोगने के लिए आए हैं। पूर्व जन्म के कर्मों का वो भोग है, भोगना पड़ेगा। उपाय बताए गए हैं, वो परमात्मा को मालूम है कब इसका दूर करना है, नहीं करना है। कितना भी उपाय कर लो तो होता है, दूर भी नहीं होता, और एक उपाय करने से भी टकदेसी हो जाता है, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। तो मित्र यानी कुंभ लगन की कुंडली में गुरु द्वितीय भाव का भी स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है। अगर इसकी शुभ स्थिति हो तो अच्छा होगा। दोनों भाव का स्वामी गुरु नीच राशि में आ गया। द्वादश भाव में गुरु नीच राशि में आ जाने से धनहीन योग बनता है, क्योंकि आमदनी का भी भाव का स्वामी गुरु है और धन का स्वामी भी गुरु है। अगर साधारण तौर पर आमदनी के भाव में जो राशि है उसका स्वामी अगर द्वादश भाव में होता है तो हम ये कहते हैं, अगर जो कमाने वाला ही खुद खर्च कर रहा है, दिल खर्च कर रहा है, तो पैसा कहां रुकेगा। यानी आय आमदनी का स्वामी अगर व्यय के भाव में चला गया, व्यय का मतलब है खर्च करने वाला, द्वादश भाव में चला गया तो कहां पैसा रुकेगा। तो यहां पर आयस नहीं रहा, धनेश यानी द्वितीय भाव धन का स्वामी है, जो कुटुंब, उसका स्वामी भी हमें नीच राशि में आ गया। पैतृक संपत्ति को भी दांव पर लगा देगा खर्च करने के लिए, और मजबूर हो जाएगा। ऐसी स्थितियां आ जाएंगी उसको कि जो कमाया वो भी खर्च कर देगा, और जो उसका पैतृक संपत्ति मिली है उसको भी खर्च कर देगा। यहां पर गुरु की ऐसी स्थिति आ जाएगी और कुटुंब में अशांति मिलेगी। पंचम दृष्टि से यहां पर देख रहा है चतुर्थ भाव को, घरेलू सुखों में कमी आएगी, घरेलू सुखों में कमी आएगी। उच्च दृष्टि से देख रहा है, शत्रुओं को उनका खर्चा और अधिक बढ़ जाएगा साधारण तौर पर। तो मतलब कोई मतलब नहीं रह गया यहां पर गुरु के नीचा। अब धनु राशि का स्वामी यहां पर हो गया। अब सूर्य की हम बात करते हैं, तो सूर्य धनु राशि में हो और एकादश भाव में हो तो धन के वारे के नारे कर देता है, बहुत धन दे देता है। सूर्य बहुत धन दे देता है और यहां धन दे रहा है, लेकिन यहां पर किसी का सहयोग नहीं मिल रहा, और राहु की 9 दृष्टि सूर्य को पीड़ित कर रही है। राहु सूर्य को पीड़ित कर रहा है और उसको धन जो आमदनी के उसमें परेशानी आ रही है, परेशानी आ रही है क्योंकि राहु भी उसको पीड़ित कर रहा है। अब बात करें चंद्रमा की,
चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है, धन भाव में है, कर्ज का योग बन गया, धन हानि करेगा, कर्ज का योग बन गया, कर्ज का योग बन गया। तो छठे भाव का स्वामी धन भाव में चला गया तो धन की हानि करेगी। छठा भाव रोग रिपु ऋण का भाव है, हानि करेगा यहां पर चंद्रमा, तो उसकी हानि करेगा चंद्रमा। बुध पंचम का और अष्टम भाव का स्वामी है, अच्छी जगह पर है, शनि के साथ है, लग्नेश के साथ है, बुद्धिमता से शनि काम करेगा और परिश्रम से धन को कमाएगा। सूर्य आमदनी देगा, लेकिन राहु ने उसकी आमदनी को ठप कर दिया, राहु ने ठप कर दिया। और दावत जहां पर शनि परिश्रम करके कमाएगा, लेकिन सूर्य और केतु मंगल के पाप करती योग में दसम भाव भी आ गया, शनि भी आ गया, उसको शनि को भी काम करने नहीं देंगे, विचलित कर देंगे। तो दसम भाव और शनि दोनों सूर्य मंगल के पाप करती योग में आ गया यहां पर, और सूर्य मंगल दोनों शनि के शत्रु हैं, शत्रु हैं। आमदनी को सूर्य ने रोक लिया, राहु ने रोक लिया, और काम को भी सूर्य ने रोक लिया, मंगल ने रोक लिया, पाप करती योग में आ गया। वैसे साधारण तौर पर यह कहा जाता है, अगर ये शुभ स्थिति हो तो हम ये बताते हैं कि धनु का सूर्य जिस कुंडली में हो वह आदमी उदार होता है और किसी को पैसे ऐसे देने वाला होता है, हाथ पसारने वाला नहीं होता। लेकिन यहां पर शनि की वजह से पाप करती योग में आ गया, राहु से पीड़ित हो गया, तो गुरु यानी सूर्य देव भी नाराज हो गए, सूर्य देव भी नाराज हो गए। अब बात करते हैं जो पते की बात है। मंगल यहां पर आ गया नवम भाव में, अगर दसम भाव का स्वामी मंगल हो तो अच्छा माना जाता है, एक राजयोग माना जाता है, स्थिति मानी जाती है। लेकिन ये शत्रु है तो ये पाप करती योग में सारी बीमारियां इकट्ठी हो गई। अब असली मुद्दा है नीच का और भंग का। अब नियम के आधार पर शनि की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर है, यहां पर बात समझने वाली है। जैसा पहले मैंने बताया, जो ग्रह नीच राशि में हो और उसका स्वामी उसको देख रहा है तो नीच भंग उसका हो जाएगा। गुरु नीच राशि में दसम भाव में है और दसम भाव में मकर राशि, मकर राशि का स्वामी शनि देख रहा है। वो बात है यहां पर 10 डिग्री है, गुरु बलवान 21 डिग्री है, चलो उस बात को छोड़ देते हैं। पॉइंट टू बात बताते हैं, पॉइंट टू इसमें ये लेते हैं कि गुरु यहां पर खर्चा तो कर ही रहा है, क्यों द्वितीय भाव का स्वामी आमदनी के भाव का स्वामी है, लेकिन बाहरी संबंध को भी बिगाड़ रहा है, बाहरी जो संबंध है उसको बिगाड़ रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि है, अपनी राशि को देख रहा है, शनि शानदार खर्चा कर रहा है, लेकिन बाहर से संबंध बिगड़ने नहीं देगा, बना रहा है, इतना ही फर्क है। खर्चा तो शनि ने भी किया, खर्चा गुरु ने भी किया, तो हमको तो खर्चे का रोकने वाली बात चाहिए। तो उस नीच भंग से हमको क्या फायदा कि शनि नीच भंग कर रहा, अपनी राशि को देख रहा है, लेकिन शनि तो खुद शानदार खर्च करने वाला है, लग्नेश है, अनुराधा नक्षत्र में है, उसको प्रत्येक कार्य बाधाएं में तो आती है इस पाप करती योग की वजह से, लेकिन फिर भी वो कमाता है, हिम्मत करता है। लेकिन तीसरी दृष्टि से दसम भाव को देखने से शानदार खर्चा करता है गुरु में, और हम कहते हैं कि उसका नीच भंग हो गया। भाई नीच भंग कितना फर्क पड़ेगा कि बाहरी संबंध जो गुरुदेव बिगाड़ रहे हैं उनको शनि सुधार लेगा। तो गुरु भी खर्चा कर रहे हैं और शनि भी खर्चा कर रहे हैं, तो फर्क क्या रहेगा? मैं समझता हूं कोई फर्क नहीं रहा। ऐसा नीच भंग होने से कोई फायदा नहीं। खर्चा है कहीं तो जहां तक खर्चे से ही तो परेशान है, जहां तक कि पैतृक संपत्ति भी चली जाएगी, जितना कमाए वो भी चला जाएगा, खर्चा ही नहीं रुक रहा। तो यहां पर शनि देव तो खर्चा नहीं रोक रहे और खर्चा कर रहे हैं, आग में घी और डाल रहे हैं और खर्चा बोलेगा, ये बात हुई। अभी मंगल यहां पर धन हानि करने वाला कौन हुआ? चंद्रमा भी धन की हानि कर रहा है और गुरु भी धन की हानि कर रहा है। चंद्रमा छठे भाव का स्वामी धन की हानि कर रहा है, कुटुंब की हानि कर रहा है,
और गुरु द्वितीय भाव का स्वामी खर्च में चला गया, कुटुंब से भी परेशानी, धन की भी हानि कर रहा है, जितना कमाया वो सारा खर्च कर रहा है। खर्च करने वाले कौन से ग्रह आ गए? गुरु भी खर्च करने वाला है, शनि भी खर्च करने वाला है, और बाकी कुछ बचा ना दर्शकों, बाकी और कुछ बचा तो सारी कमी पेशी मंगल देव ने कर दी, क्योंकि मंगल चतुर्दृष्टि से, उच्च दृष्टि से देख रहा है उन सब का भी और खर्चे पर खर्चा कैसे। देखिए, आमदनी राहुदेव ने रोक दिया, सूर्य को पीड़ित कर दिया, पाप करती योग में कर दिया, शनि को भी परेशान कर दिया। मंगल चतुर्दृष्टि से, उच्च दृष्टि से देख रहा है, उच्च दृष्टि से देख रहा है तो और ज्यादा खर्चा होगा, अनाप शनाप खर्चा होगा। गुरु भी खर्चा कर रहा है, शनि भी खर्चा कर रहा है, तो यहां क्या नीच भंग हो गया? कोई फायदा हुआ? सिर्फ इतना है, बाहरी से संबंध नहीं बिगड़ेंगे। गुरुदेव बिगाड़ रहे थे, मंगल और शनि खर्च उससे भी ज्यादा कर रहे हैं, और बाहरी संबंध से बनाए। जब खर्चा ही हो गया, संबंध बना के क्या करेंगे? तो आमदनी में रुकावट, राहु का प्रभाव सूर्य पर आ गया, प्रबल पितृ दोष हो गया। तो ये स्थिति रही, ये स्थिति रही। अब हमने कुंडली का एनालिसिस किया, विष नवास में कोई ग्रह नहीं है, पुष्कर नक्षत्र, पुष्कर नवास में भी कोई ग्रह नहीं है। उत्पादपदा नक्षत्र से 22वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा बनता है, जिसके स्वामी शुक्र है। शुक्र कारक ग्रह है, जो कारक ग्रह होगा थोड़ा सा कम विनाशकारी बनेगा, लेकिन शुक्र तो अस्त है। अभी शुक्र अस्त की जो मैं आपको बताऊं, सूर्य के 3 डिग्री है, शुक्र के 26 डिग्री है, तो 4 और 3 7 डिग्री दूरी है। नवास कुंडली में शुक्र और गुरु का 1 2 3 4 पर फासला है। अगर 1 2 पर आगे पीछे होते हैं तो कोई फल नहीं मिलता, 7 में होता है तो कोई नहीं फिरता, और 2 3 भाव का फर्क रह जाता है, तो शुक्र कुछ ना कुछ यहां फल देगा, लेकिन कम देगा। तो उस बात को छोड़ दीजिए। मेन मुद्दा था कि नीच का ग्रह है, तो ऐसा नीच भंग, जो गुरु तो खर्चा कर रहा है बेचारा, खर्च से तो परेशान ही है, उसकी दौलत चलेगी, जितना कमाता सब चला गया। उस मेरे को बोलता है गुरुजी मेरा तो नीच भंग हो रहा है। नीच भंग होने से क्या फायदा हुआ? अगर आप समझते हैं ऐसा कुछ फायदा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दिए, मेरे भी थोड़ी ज्ञान की वृद्धि होगी। गुरु भी खर्चा कर रहा है, और शनि लग्नेश जो नीच भंग कर रहा है वो उससे और शानदार खर्चा कर रहा है लग्नेश से, उससे तो कोई नहीं। तो नीच भंग होता है, देखना पड़ेगा स्थिति क्या कंडीशन है, किस तरह से है। और नीच भंग केंद्र त्रिकोण में होता है तो ये नीच भंग राजयोग होता है, बहुत अच्छा होता है। जैसे अगर लगन का स्वामी बुध हो और 10वें भाव में मीन राशि हो, नीच का हो जाता है, नीच राजयोग होता है, फल फ्लूट होता है, केंद्र त्रिकोण में अच्छा रहता है। और 12 भाव 6ठे भाव में ये फल फ्लूट यादयोग नहीं होता, ये तो राजयोग नहीं है। बात सिर्फ खर्चे की है, धन की हानि हो रही है। कुंडली में किसी राजयोग का विषय नहीं है, कुंडली में विषय है धन की हानि हो रही है। धन की हानि गुरुदेव भी कर रहे हैं, धन की हानि लग्नेश भी कर रहा है, धन की हानि मंगल भी कर रहा है, और यहां पर कोष की हानि चंद्रमा भी कर रहा है। तो ऐसा नीच भंग होने का कोई फायदा नहीं। मेरा जहां तक ख्याल है, वो अभी जहां तक इस वीडियो को देखेगा तो उसको और संतुष्टि हो जाएगी। इससे ज्यादा और क्लैरिफिकेशन नहीं है। उपाय करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। जब गुरु नीच राशि में हो जाते हैं तो हरिवंश पुराण कहता है कि पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के हिसाब से, पाप कर्म के हिसाब से, पितरों के प्रभाव से नीच राशि में होता है। बिना पितृदोष निवारण किए, बिना नारायण बलि श्राद्ध किए कोई राह आसान नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूं। और सूर्य को राहु से बचाइए, शांति कराइए, और नियमित सूर्य को जल दीजिए। सूर्य अच्छी जगह पर है, धनु राशि में है, और 7वें भाव का स्वामी है, लेकिन पीड़ित है। सप्तमेश को पीड़ित भी नहीं होना चाहिए, यह भी एक दाम्पत्य सुख में परेशानी वाली बात बन जाती है। तो दर्शकों, मैंने उस जातक का भी मार्गदर्शन किया, आपका भी मार्गदर्शन किया, नीच ग्रह से कौन कौन से और किस तरह से जातक परेशान है। प्रॉपर्टी भी चलेगी, जितना कमाता वो भी सब चला गया, खुद भी खर्च कर रहा है और मंगल भी खर्च कर रहा है, कहां से धन जुड़ेगा? परेशानी रहेगी, और चंद्रमा और कर्जदार बना रहा है। मैंने कुंडली का जो मेन मुद्दा था बीच भंग वाला, वो धन की हानि उसकी क्यों हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, व्यवसाय में क्यों नहीं बरकत हो रही है, क्यों पाप करती योग में है, परवल पितृ दोष है,
वो सब चीज निवारण करने के बाद ही कुछ राह आसान हो सकती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो। आज ट्यूसडे है, कल फिर बुधवार को फिर लाइव प्रोग्राम में मिलेंगे। ये सारी कुंडलियां लाइव प्रोग्राम में आई हुई है, पहले और भी मैंने बना चुका हूं। आप देखते जाइए, आपका मार्गदर्शन अवश्य होगा। धन्यवाद।